जैसे हमारे पड़ोसी देशों में सरकारें गिराई गईं, क्या अब वही इंडिया में होने वाला है? क्या बीजेपी सरकार आने वाले 2 महीनों में गिरने वाली है? और अगर तुम्हें लगता है कि बीजेपी को कोई नहीं हिला सकता, तो आने वाले कुछ महीनों में जो होने वाला है, या मैं कहूं राहुल गांधी अपने चेले चपाटों के साथ जो करने वाले हैं, वो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि भारत में सरकार बनाने के लिए एक पार्टी को या कोलिशन को टोटल 543 सीट्स में से 272 सीट्स चाहिए होती हैं। और मोदी जी अपने 3 टर्म में पहली 2 बार तो क्लियर मेजॉरिटी से जीते थे। मैं बात कर रहा हूं 2014 जनरल इलेक्शन की, जब बीजेपी ने 282 सीट्स के साथ अपनी सरकार बनाई थी, और फिर 2019 जब उन्होंने 300 पार किया, क्योंकि उस समय सिर्फ एक ही हवा थी कि अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन फिर आया 2024 और बीजेपी वालों का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ चुका था। इन्होंने तो अपना स्लोगन अब की बार मोदी सरकार से बदलकर अब की बार 400 पार कर दिया था। लेकिन किसे पता था कि मोदी मैजिक अब फीका पड़ रहा है और अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन मोदी के कौन से टर्म में आने वाले हैं ये किसी को नहीं पता था। और शायद इसलिए बीजेपी के पास रह गई सिर्फ 240 सीट्स। इतनी सीट्स भी नहीं मिल पाई कि बीजेपी अपने दम पर सरकार बना पाए। इनको एनडीए की मदद लेनी पड़ी, गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। और जहां बीजेपी वाले 400 पार का सपना देख रहे थे, उन्हें आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू का सपोर्ट लेना पड़ा, जिनके पास 16 सीट्स थी, और बिहार से नीतीश कुमार का, जिनके पास 12 सीट्स थी। साथ ही चिराग पासवान 5 सीट्स और महाराष्ट्र से मिली 8 सीट्स, जब एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने अपना सपोर्ट बीजेपी को दिया। और इसी तरह एनडीए ने सिक्योर की 293 सीट्स 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अब मोदी सरकार तो बन गई, लेकिन ये गठबंधन की सरकार मोदी जी के गले की हड्डी बन गई है। और अब पूरी कहानी टिक चुकी है बिहार के आने वाले इलेक्शन पर, जिसका रिजल्ट ही बताएगा कि 2026 में मोदी जी अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या फिर देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी। और अब हमेशा की तरह हमारे पॉलिटिशियंस लग गए हैं बड़े बड़े खोखले वादे करने के लिए बिहार की भोली भाली जनता से। लेकिन अब देखना यह है कि इनमें से किसके वादे कम खोखले हैं, मतलब थोड़े रियलिस्टिक हैं। और अब जो मैं बताने वाला हूं वो ध्यान से सुनना, क्योंकि इस बार शायद आर या पार का सवाल है, इसलिए बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं दोनों ही पार्टीज ने। और फिर एंड में बात करेंगे कि क्या गेम प्लान है राहुल गांधी का, जिनसे वो सरकार पलट सकते हैं। एक तरफ है राहुल गांधी और तेजस्वी, जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ऐसे ऐसे वादे कर दिए हैं, जो ये पूरे करेंगे या नहीं करेंगे वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, इनसे बिहार जरूर फाइनेंशियल क्राइसिस में चला जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम हर एक बिहारी फैमिली को एक सरकारी नौकरी देंगे, और सरकार बनेगी उसके 20 दिनों के अंदर एक कानून बनाया जाएगा, अधिनियम बनाया जाएगा कि जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। लेकिन एक सवाल पूरा देश पूछ रहा है कि बिहार में 2.5 करोड़ परिवार हैं, तो इतनी सरकारी नौकरियां आप लाएंगे कहां से सर? अब जब कांग्रेस वाले इतना पैसा बांट रहे हैं, तो बीजेपी वाले कैसे पीछे रहेंगे? जहां कांग्रेस ने 2,500 रुपए महीना देने का वादा किया है बिहार की महिलाओं को, वहां पे नीतीश कुमार ने 10,000 रुपए 75 लाख वुमेन के अकाउंट में डाल भी दिए अंडर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। और टोटल 2 लाख रुपए दिए जाएंगे हर बिहार की महिला को, ताकि वो छोटे बिजनेस कर सकें, सेल्फ एम्प्लॉयड बन सके, यानी आत्मनिर्भर बन सकें। साथ ही बीजेपी ने वादा किया है 1 करोड़ नौकरियां देने का। अब आप कहोगे तो तेजस्वी यादव ने क्या गलत कह दिया, उन्होंने 2.5 करोड़ का है, थोड़ा ही तो ज्यादा है। लेकिन आपके वोट के लिए सफेद झूठ यहाँ कौन बोल रहा है वो आपको समझना पड़ेगा, और ध्यान देना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम 2.5 करोड़ सरकारी नौकरियां देंगे, जबकि बीजेपी और नीतीश कुमार ने कहा है कि हम 1 करोड़ सरकारी नौकरी व रोजगार क्रिएट करेंगे। सिर्फ सरकारी नौकरी की बात नहीं की है, प्राइवेट जॉब्स की भी बात की है, जहां पर बिहार में ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज लगाई जाएंगी और बिहार के लोगों को इतना सशक्त बनाया जाएगा ताकि वहां के लोग भी स्मॉल बिजनेसेस खोल सकें और रोजगार पाने के साथ साथ रोजगार दे भी सके, जो कि एक सही मायने में रैशनल प्रॉमिस है और कोई भी समझदार इंसान इस पर विश्वास करेगा। अब देखो, बात रही इंफ्रास्ट्रक्चर की, एजुकेशन की, हेल्थ केयर की, तो ये सारी बातें मुझे समझ में आती हैं, लेकिन ये फ्रीबी कल्चर मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता। और एक तरीके से आपको भी ये समझना पड़ेगा कि वोट चोरी की दिक्कत तो एसआईआर करवा के इलेक्शन कमीशन ठीक कर देगा, लेकिन ये जो वोट खरीदे जाते हैं फ्रीबीज बांट कर, ये कैसे सुधरेंगे? जो पैसा लग सकता था एक स्टेट के डेवलपमेंट में, वहां की जनता को एजुकेट करके उनका सिविक सेंस बेहतर करने में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी अस्पताल की हालतें सुधारने में, वो सब तो चला जाता है फ्रीबीज बांटने में। फिर बाद में फार लेफ्ट के लोग आकर बोलते हैं कि राम मंदिर बनवाने का क्या फायदा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनवाने का क्या फायदा, इससे बढ़िया तो स्कूल कॉलेज बनवा लेते, हॉस्पिटल बनवा लेते। अरे लिब्रेंड हो, इससे टूरिज्म बढ़ता है, सरकार के पास ही और पैसा आता है। बात करनी है तो इस पर करो ना, फ्रीबीज पर। तो चलो बात करते हैं जो
जो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद था कि अगले कुछ महीनों में बीजेपी सरकार ही रहेगी या फिर खत्म, बाय बाय, टाटा, गया। बिहार में सरकार बनाने के लिए टोटल 243 सीट्स में से 122 सीट्स चाहिए और एनडीए के पास हैं 125। मतलब कहानी सिर्फ इन 4 सीट्स पर टिकी है और शायद हो सकता है कि इस वोट चोरी प्रोपेगेंडा, एंटी इनकम्बेंसी या फिर प्रशांत किशोर की वजह से एनडीए 4-5 सीट हार जाए, जिसके बाद अगर नीतीश कुमार को बिहार का सीएम बने रहना है तो उन्हें इंडी ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी और अपने 12 एमपीज का सपोर्ट बीजेपी से वापस लेना पड़ेगा। और कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है, ये ऐसा पहली बार नहीं करेंगे, इन्होंने पहले भी कई बार कल्टी मारी है, बीजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस से बीजेपी। जिसके बाद बीजेपी के पास रह जाएंगी 281 सीट्स और मोदी जी को पीएम बने रहने के लिए चाहिए, जैसे कि आपको पता है, 272 सीट्स। मतलब अगर कांग्रेस ने ये 10 सीट हिला दी तो सरकार गिर सकती है। और अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो भाई मैं आपको बता दूं कि राहुल के पास एक नहीं 2 ऐसे रास्ते हैं जिससे वो सरकार पलट सकते हैं। पहला तो इन 281 सीट्स में से 5 सीटें हैं चिराग पासवान की, जिनको अपनी तरफ लाने के लिए राहुल ने होम, डिफेंस, फाइनेंस या एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर में से कोई एक ऑफर करेंगे। और 7 सीटें हैं एकनाथ शिंदे की, इन्हें या तो महाराष्ट्र का सीएम बना दिया जाएगा या फिर इन 4 मिनिस्ट्री में से कोई एक, या फिर दूसरा रास्ता होकर के जाता है आंध्र प्रदेश से, जहां है चंद्रबाबू नायडू, जिनके पास तो 16 सीट्स हैं। और चंद्रबाबू नायडू की हमेशा से एक आदत रही है, जो पार्टी सत्ता में है उसी के साथ रहो। और इनको रिझाने के लिए या तो इन्हें इंडिया का होम मिनिस्टर बना दिया जाएगा या फिर सीधे प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल सही सुना आपने, दिमाग नहीं खराब है भाई मेरा, चंद्रबाबू नायडू को प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। एंड इफ यू डोंट बिलीव दिस, तो भाई इंडियन पॉलिटिक्स में ऐसा पहली बार नहीं होगा। तो चलो इस वीडियो को खत्म करने से पहले इतिहास के कुछ पन्ने पलट लेते हैं। 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पाया कि इंदिरा गांधी, जो कि उस वक्त की भारत की प्राइम मिनिस्टर थी, वो इलेक्शंस को जीतने के लिए इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस कर रही हैं, यानी सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, जिसकी वजह से उस इलेक्शन को रद्द कर दिया गया। और जब इनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए तब इंदिरा गांधी को लगा अब तो मेरी कुर्सी खतरे में है, तो इन्होंने 25 जून 1975 को पूरे देश में अंडर आर्टिकल 352 इमरजेंसी घोषित कर दी। सभी सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स खत्म हो गए, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी और अपोजिशन पार्टी के लीडर्स जैसे कि जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी और भी कई लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। और ये तो कुछ भी नहीं है, लाखों लोगों की नसबंदी करवाई गई, पूरे देश में डर का माहौल था। और अब ये कॉन्स्टिट्यूशन की किताब हाथ में लेकर मोदी को डिक्टेटर बोलते हैं, लेकिन सच तो ये है कि डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन का गला तो तब घोटा गया था। जिसके बाद 1977 में फिर से इलेक्शन हुए और जनसंघ, जैसे आज बीजेपी के नाम से भी जाना जाता है, और भारतीय लोक दल ने मिलकर सरकार बनाई और बीजेपी की तरफ से पहली बार कोई पीएम बने मोरारजी देसाई। अब देखो इनकी सरकार ज्यादा नहीं चली, क्योंकि 1979 में भारतीय लोक दल के चौधरी चरण सिंह ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया था। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि हम आपको अपनी 153 सीट्स देंगे, भले ही आपके पास 64 सीट्स हैं, लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन सकते हो। लेकिन ये कांग्रेस की पॉलिटिक्स समझ ही नहीं पाए। इंदिरा गांधी का मकसद इन्हें पीएम बनाना कभी था ही नहीं, बल्कि सिर्फ जनता पार्टी को तोड़ना था ताकि वो खुद सत्ता में आ सके। और जब समय आया पार्लियामेंट में मेजॉरिटी दिखाने का, कांग्रेस ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया चौधरी चरण सिंह से। और फिर क्या, सिर्फ 23 दिन के प्राइम मिनिस्टर रहे चरण सिंह, क्योंकि बाद में उन्होंने रिजाइन कर दिया। सो एट द एंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको भी सीखना है कि एक धमाकेदार स्क्रिप्ट कैसे बनाई जाती है, कैमरा के सामने या ऑडियंस के सामने कैसे बोला जाता है, अगर आप अपने स्कूल या कॉलेज में प्रेजेंटेशन देते हो या फिर कहीं और, तो आप मेरी वर्कशॉप अटेंड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।